हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ब्रिजराज, कंप्यूटर टीचर। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 5 कंट्रोल फ्लो पार्ट 1 में इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि जब तक आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल फ्लो के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करते हैं जिससे आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट की कि स्टेटमेंट होती क्या है। तो चैप्टर का नाम है कंट्रोल फ्लो या कंट्रोल स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट का मतलब है स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम। स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन होती है प्रोग्राम के अंदर। देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन ए सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में 4 तरह की स्टेटमेंट्स होती है। नंबर 1 सीक्वेंस स्टेटमेंट। इन दिस केस इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। कि सीक्वेंस स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि जिस ऑर्डर में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होती हैं। मतलब कि जैसे हमने प्रोग्राम बनाया सी का कोई, आपको पता है कि सी का प्रोग्राम जो है वो वॉइड मेन की स्टार्टिंग ब्रेस से चलना शुरू होता है और क्लोजिंग ब्रेस तक जितनी स्टेटमेंट है वो 1 बाय 1 चलती जाती हैं। तो वो क्या होगी आपकी सीक्वेंस स्टेटमेंट। और सीक्वेंस स्टेटमेंट का मतलब कि इसमें किसी भी स्टेटमेंट को हम स्किप नहीं कर सकते, वो उसी ऑर्डर में चलेंगे जिस ऑर्डर में लिखी है। मोस्टली जितने प्रोग्राम अभी तक आपको मैंने करवाए हैं वो सारे सीक्वेंस स्टेटमेंट में ही बने हैं। सेकंड है सिलेक्शन स्टेटमेंट। जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है ये का कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसका काम क्या है? These statements are used to execute a particular set of statements depending on a condition। कि प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको किसी कंडीशन के बेस पे चलाना। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो सही या गलत आंसर देती हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इफ एंड स्विच। ये 2 तरह की होती है और इफ की आगे कैटेगरीज होती हैं जैसे सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ लेटर। तो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है थर्ड लूपिंग स्टेटमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड आइटरेटिव स्टेटमेंट। लूपिंग को आइटरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। दे आर यूज्ड टू रिपीट सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन ए कंडीशन। कि अगर आप किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहते हो तो उसके लिए लूपिंग स्टेटमेंट यूज होती हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, फॉर वाइल एंड डू वाइल। जो लूपिंग स्टेटमेंट है ये 3 तरह की होती है। इनको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्थ है जंपिंग स्टेटमेंट्स। जंपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन ए प्रोग्राम। कि अगर हम प्रोग्राम का कंट्रोल एक जगह से या एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर ट्रांसफर करना चाहते हैं सेम प्रोग्राम में तो उसके लिए जंपिंग स्टेटमेंट यूज होती है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा सीक्वेंस स्टेटमेंट। सीक्वेंस का मतलब कि प्रोग्राम को सीरियल ऑर्डर में चलाना। फिर उसके बाद आपकी ब्रांचिंग स्टेटमेंट आ जाती है जिसको कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। उसमें प्रोग्राम किसी कंडीशन के बेस पे चलता है। लूपिंग का मतलब किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना। और जंपिंग का मतलब कि सेम प्रोग्राम में एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जंप करना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ए लूप? मींस कि लूप क्या होती है या लूपिंग क्या होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड आइटरेटिव स्टेटमेंट। इसको आइटरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू रिपीट सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन ए कंडीशन। अगर किसी कंडीशन के आधार पर हम किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए लूपिंग या लूप का प्रयोग होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट 3 तरह की होती है। नंबर 1 फॉर लूप, नंबर 2 व्हाइल लूप एंड नंबर 3 डू व्हाइल लूप। ये तीनों लूप्स हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जंप? मींस कि अगले या पिछले जंप से आप क्या समझते हैं। इन सी लैंग्वेज सम जंपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड। सी लैंग्वेज में कुछ जंपिंग स्टेटमेंट्स का प्रयोग होता है। विद द हेल्प ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट्स we can jump from one part of program to another part of same program। कि अगर हम सी लैंग्वेज में एक ही प्रोग्राम में एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जंप करना चाहते हैं
तो उसके लिए जंपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग होता है। When the control of program shift from current statement to some forwarding statements, then it is called forward jump. अगर हम प्रोग्राम का कंट्रोल करंट स्टेटमेंट से कुछ आगे स्टेटमेंट्स पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो उस केस में फॉरवर्ड जंपिंग स्टेटमेंट यूज होगी। सिमिलरली व्हेन द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम शिफ्ट फ्रॉम करंट स्टेटमेंट टू सम प्रीवियस स्टेटमेंट्स देन इट इज कॉल्ड बैकवर्ड जंप। इसी तरह अगर हम प्रोग्राम का कंट्रोल करंट स्टेटमेंट से कुछ पिछले स्टेटमेंट्स पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो उस केस में बैकवर्ड जंप का प्रयोग होगा। इन सी लैंग्वेज 3 जंपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड कि सी लैंग्वेज में 3 जंपिंग स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। नंबर 1 ब्रेक स्टेटमेंट, नंबर 2 कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड नंबर 3 गो टू स्टेटमेंट। जो ब्रेक स्टेटमेंट है अगर आप किसी लूप में से बाहर आना चाहते हो तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है। और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है इसका प्रयोग किया है कि अगर हम किसी स्टेटमेंट के ऊपर लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाते हैं तो जिस स्टेटमेंट पर आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाई है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, उससे पहले वाली स्टेटमेंट भी चलेंगी और बाद वाली भी चलेंगी, और जिस पे आपने कंटिन्यू लगाया है वो स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। थर्ड है गो टू स्टेटमेंट। हम गो टू के बारे में आपको बता चुका हूं कि गो टू स्टेटमेंट का काम है कि प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जंप करना, और ये दो तरह की होती है, फॉरवर्ड जंप और बैकवर्ड जंप। नंबर 3 क्वेश्चन, व्हेन डू यू प्रेफर इफ एल्स स्टेटमेंट कि इफ एल्स स्टेटमेंट को आप कब पहल देते हो, जहां इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। इट इज ए ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जो एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। इट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस। डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस वो होते हैं जहां पे आंसर ट्रू या फॉल्स में आए। इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, इफ कंडीशन कर्ली ब्रेसेस में ब्लॉक 1 एल्स कर्ली ब्रेसेस में ब्लॉक 2। इसका मतलब है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक 1 चलेगा, अगर फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक 2 चलेगा। जैसे मैं लिखता हूं, इफ कंडीशन इज ट्रू देन ब्लॉक 1 विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज कंडीशन इज फॉल्स देन ब्लॉक 2 विल एग्जीक्यूट। कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक 1 चलेगा, फॉल्स है तो ब्लॉक 2 चलेगा। और जो कंडीशन है जहां पे कोई भी रिलेशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। रिलेशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब कि रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो सकते हैं, जो लॉजिकल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू वगैरह। और रिलेशनल के अलावा जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो एंड और नोट वगैरह आप यूज कर सकते हो। अब इस स्टेटमेंट को हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं कि इसका सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। जी मैंने प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग इफ एल्स। कि इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से अगर आप 2 नंबरों में से कोई बड़ा नंबर ढूंढना चाहते हो कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले कमेंट लाइन में लिखा है प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स। उसके बाद आपको पता है कि सी प्रोग्राम में 2 हेडर फाइल्स यूज होती हैं, स्टूडियो डॉट एच और कोनी डॉट एच। स्टूडियो का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और कोनियो का मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और हर सी प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो मेन फंक्शन से होती है। मैंने लिखा वॉइड मेन पे कर्ली ब्रेसेस इंट ए बी। 2 मैंने वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के। उसके बाद क्लियर स्क्रीन प्रिंट एफ में मैंने मैसेज लिया है एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। उसके बाद स्कैन एफ के अंदर मैंने 2% डी लगाए हैं, एक ए के लिए एक बी के लिए। एंड बी और एंड ए का मतलब क्या है, एंड ए और एंड बी का मतलब कि स्कैन एफ में जब हम वेरिएबल लेते हैं उनके साथ एम्परसेंड लगता है। इसका मतलब है कि ये वेरिएबल की वैल्यू को रीड करेगा। वैसे पिछले प्रोग्राम में हमने इक्वल टू ऑपरेटर लगाया था, लेकिन इक्वल टू से क्या है कि वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अगर हम चाहते हैं कि हर बार हम नई वैल्यू सप्लाई करें तो उसके लिए स्कैन एफ के अंदर हम एम्परसेंड के साथ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। जहां पे परसेंटेज डी क्यों लगाया है, क्योंकि डाटा टाइप क्या है इंट। 2% डी क्यों लगाए हैं, क्योंकि एक ए के लिए एक बी के लिए, मतलब जितने वेरिएबल होंगे उतने आपको कंट्रोल स्ट्रिंग में परसेंटेज डी लगाने पड़ेंगे। उसके बाद सिंटैक्स क्या कहता है, इफ ए ग्रेटर देन बी, कि अगर ए बी से बड़ा है तो मैसेज क्या आएगा ए इज बिग, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या आएगा बी इज बिग। गेट सी एच फंक्शन लगाया, बाद में कर्ली ब्रेसेस बंद। सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं ऑल्ट F9 से और रन करते हैं कंट्रोल F9 से। हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं। जैसे मैंने एक आउटपुट लिया है एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कि जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो स्क्रीन पे आएगा एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब मैंने ए की वैल्यू 10 भरी और बी की वैल्यू 8 भरी है। अब 10 8 से बड़ा है तो इसलिए मैसेज क्या आएगा ए इज बिग। इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। अब लिखता हूँ एंटर वैल्यू ए एंड बी। अब ए की वैल्यू मैंने ली 6, बी की ली 20, तो अब क्या है बी बड़ा है तो मैसेज क्या आएगा बी इज बिग। तो जी आपकी होगी इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करती है, सही जहां गलत रिजल्ट देती है। अगर सही रिजल्ट है
तो ब्लॉक 1 चलता है। ब्लॉक 1 वो होता है जो इफ के बाद और एल्स से पहले होता है। अगर कंडीशन गलत है तो ब्लॉक 2 चलता है। ब्लॉक 2 वो होता है जो एल्स स्टेटमेंट के बाद होता है। आप कर्ली ब्रेसेस में लिख सकते हो, जैसे ए इज बिग और बी इज बिग, सिंगल स्टेटमेंट इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाई। अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रिंट एफ है इफ के अंदर या एल्स के अंदर तो आप कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 4 बेसिक कंडीशनल कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट? कि 4 बुनियादी कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंडीशनल कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं? The 4 basic conditional continuous statements are as following. Number 1, if statement. if statement को simple if statement भी कहा जाता है। इस statement में अगर condition true है तो प्रोग्राम चलता है, false है तो नहीं चलता। नंबर 2, if else. if else अभी हमने पढ़ी है कि if else statement में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, ट्रू और false। अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक 1 चलता है, false है तो ब्लॉक 2 चलता है। नंबर 3 है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है जब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक इफ स्टेटमेंट और आ जाए तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। नंबर 4 है स्विच स्टेटमेंट। जो स्विच स्टेटमेंट है इसमें केस लेबल्स का प्रयोग होता है। केस लेबल्स की मदद से क्या है कि हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से किसी एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कंडीशनल एग्जीक्यूशन वेयर इट इज यूजफुल? कि कंडीशनल एग्जीक्यूशन क्या होती है और ये कहां पर इसका कहां पे फायदा है या कहां पे इसका लाभ है? कंडीशनल एग्जीक्यूशन मींस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम बेस्ड ऑन सम कंडीशन। इसका मतलब है कि प्रोग्राम को किसी कंडीशन के आधार पर एग्जीक्यूट करना। फॉर दिस कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड। इसके लिए कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स का प्रयोग होता है, जैसे if else, nested if और स्विच स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर कंडीशनल एग्जीक्यूशन। तो जब आप कंडीशनल एग्जीक्यूशन यूज करोगे तो इसके अंदर आप if else, nested if, स्विच स्टेटमेंट आदि का प्रयोग कर सकते हो। इट इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस। ये डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस में फायदेमंद है। दे गिव्स आइदर ट्रू और फॉल्स रिजल्ट। इसका जो रिजल्ट है सही या गलत आता है, जैसे हमने if else स्टेटमेंट में पढ़ा है। With the help of this we can change the flow of program based on a condition। इसकी मदद से हम प्रोग्राम का फ्लो चेंज कर सकते हैं। फ्लो का मतलब कि नॉर्मली जब हम सी का कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें जो प्रोग्राम है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलता है कि मेन की स्टार्टिंग ब्रेस से शुरू होता है और कर्ली ब्रेस क्लोज करने तक जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होती हैं। बट कंडीशनल एग्जीक्यूशन की मदद से हम प्रोग्राम का कंट्रोल चेंज कर सकते हैं। हम सेट कर सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी। क्वेश्चन नंबर 2, in the process of grouping the pupil into child, young and old categories depending on the age group, which control statement would you like to choose and why? कि लोगों को बच्चों, नौजवान और बूढ़ों की श्रेणी जो कि उम्र ग्रुप पर निर्भर करती है कि ग्रुपिंग की प्रक्रिया में आप कौन सी कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग करोगे और क्यों? इसका सही आंसर है स्विच स्टेटमेंट। इन दिस प्रोसेस स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड। स्विच स्टेटमेंट इज ए मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। की स्विच स्टेटमेंट एक मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। जैसे जो इफ एल्स स्टेटमेंट हमने पढ़ी है वो एक टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। टू वे मतलब ट्रू जो फॉल्स। मल्टी वे का मतलब अगर हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं उनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट। इन दिस स्टेटमेंट केस लेबल्स आर यूज टू गिव डिफरेंट ऑप्शंस। इसके अंदर केस लेबल यूज होते हैं अलग अलग ऑप्शन देने के लिए। एवरी केस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर केसेस। इसमें हर केस दूसरे केस से डिफरेंट होता है। इन दिस वी कैन एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम वेरियस स्टेटमेंट्स। इसके अंदर हम किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं काफी ज्यादा स्टेटमेंट में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू वी चूज फॉर लूप, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए व्हाइल लूप। कि आप फॉर लूप को कब चुनते हैं और जब व्हाइल लूप से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर लूप होती क्या है, जिसको चूज कब करते हैं। फॉर लूप इज ए लूपिंग स्टेटमेंट। फॉर लूप एक लूपिंग स्टेटमेंट है। इट इज यूज्ड टू रिपीट स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन ए कंडीशन। कि अगर हम किसी कंडीशन के आधार पर किसी स्टेटमेंट को
बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर लूप यूज होती है। अब साथ में क्वेश्चन है कि ये व्हाइल लूप से कैसे डिफरेंट है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। लेफ्ट साइड पे मैंने फॉर लूप लिया है, राइट साइड पे व्हाइल लूप। फर्स्ट पॉइंट, फॉर लूप इज आल्सो कॉल्ड एन एंट्री कंट्रोल लूप, कि फॉर लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स है तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। राइट साइड पे व्हाइल लूप इज आल्सो कॉल्ड प्री टेस्ट लूप। व्हाइल लूप को प्री टेस्ट लूप भी बोला जाता है। प्री टेस्ट लूप का अर्थ होता है कि कंडीशन शुरू में ही चेक हो जाती है। सेकंड पॉइंट, इन दिस थ्री पार्ट्स ऑफ लूप इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन आर रिटन इन सेम लाइन। कि लूप के तीन पार्ट होते हैं। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का अर्थ होता है स्टार्टिंग वाली वैल्यू। कंडीशन का अर्थ होता है कि लूप कहां तक चलेगी, मतलब फाइनल वैल्यू। और अपडेशन का अर्थ होता है कि वैल्यू को इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना। राइट साइड पे, इन दिस थ्री पार्ट्स ऑफ लूप इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन आर रिटन इन डिफरेंट लाइंस। ये व्हाइल लूप के अंदर लूप के तीनों पार्ट्स अलग अलग लाइनों में आते हैं। नंबर 3, in this the initialization of control variable always within a loop। इसके अंदर जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, तो वो लूप के अंदर ही होता है। इधर राइट साइड पे, इन दिस द इनिशियलाइजेशन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल ऑलवेज आउटसाइड द लूप। कि वाइल लूप के अंदर जो कंट्रोल वेरिएबल है उसको हम लूप के बाहर इनिशियलाइज करते हैं, कि वाइल लूप की कर्ली ब्रेसेस के बाहर करते हैं, ना कि अंदर। फोर्थ पॉइंट, इन दिस रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज्ड विद इन ए कंडीशन। कि फॉर लूप में जब आप कंडीशन लगाओगे तो कंडीशन के अंदर रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज होगा। रिलेशनल एक्सप्रेशन का अर्थ है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू वगैरह ऑपरेटर यूज करना। और राइट साइड पे व्हाइल लूप में, इन दिस रिलेशनल एक्सप्रेशन और नॉन जीरो वैल्यू यूज्ड विद इन ए कंडीशन। कि व्हाइल लूप के अंदर हम रिलेशनल एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं और कोई भी नॉन जीरो वैल्यू यूज कर सकते हैं लूप को रन करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है सिंटैक्स, कि इसको यूज कैसे करेंगे। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, फॉर इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन कंडीशन, फिर सेमीकोलन अपडेशन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉडी ऑफ लूप। मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था, जब सेकंड पॉइंट करवाया था, कि लूप के तीन पार्ट्स होते हैं, वो सेम लाइन में आते हैं। आप देख सकते हो कि इसके सिंटैक्स में तीनों पार्ट एक ही लाइन में आ रहे हैं। इनिशियलाइजेशन शुरू वाली वैल्यू, कंडीशन फाइनल वैल्यू, और अपडेशन का मतलब कि वैल्यू जो इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना, और बॉडी लूप का मतलब जिस स्टेटमेंट को आप बार बार रिपीट करना चाहते हो। इधर राइट साइड पे व्हाइल का सिंटैक्स, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। मैंने आपको बताया था थर्ड पॉइंट में कि व्हाइल लूप के अंदर जो इनिशियलाइजेशन है वो लूप के बाहर होती है। देखो ये कर्ली ब्रेसेस के बाहर है। उसके बाद अब व्हाइल कंडीशन, कर्ली ब्रेसेस, बॉडी ऑफ लूप, अपडेशन और कर्ली ब्रेसेस बंद। मीन्स कि इसके अंदर जो तीनों पार्ट है लूप के वो अलग अलग लाइनों में आ गए। बाकी इनके जो प्रोग्राम्स हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर केस लेबल्स वेयर दे आर यूज। कि केस लेबल क्या होते हैं और कहां पे यूज होते हैं। केस लेबल्स आर यूज्ड विद इन स्विच स्टेटमेंट। जो केस लेबल है जो स्विच स्टेटमेंट में यूज होते हैं। स्विच स्टेटमेंट इज ए मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जो स्विच स्टेटमेंट है ये मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। मल्टी वे मतलब कि आपने पीछे आपको मैंने एक इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ाई है। इफ एल्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर हमारे पास दो से ज्यादा ऑप्शन हो तो उस केस में हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। इन दिस स्टेटमेंट केस लेबल्स आर यूज्ड टू गिव डिफरेंट ऑप्शंस। इसके अंदर केस लेबल यूज होते हैं अलग अलग ऑप्शन देने के लिए। एवरी केस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर केसेस। हर केस दूसरे केस से डिफरेंट होता है। इन दिस वी कैन एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम वेरियस स्टेटमेंट्स। इसके अंदर काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स में से हम किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट यूज्ड आफ्टर एवरी केस एक्सेप्ट द लास्ट केस। स्विच स्टेटमेंट में हर केस के बाद हम ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे। जो ब्रेक कीवर्ड है स्मॉल लेटर्स में आएगा। ब्रेक कीवर्ड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर हम ब्रेक कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो हर केस चल पड़ेगा। जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर, और कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या है, ये प्रोग्राम का फ्लो है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम हर केस के बाद ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो सारे के सारे केस चल पड़ेंगे, तो हमें कंट्रोल स्टेटमेंट का फायदा नहीं होगा। इसलिए जब भी आपको केस लोगे हर एक के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक, सिवाय लास्ट केस के। इट कैन बी यूज्ड एज फॉलोइंग। क्या आप इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स देखते हैं।
इसका सिंटैक्स क्या कहता है कि सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड लेंगे, फिर ब्रैकेट में वेरिएबल, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और एक कर्ली ब्रेसेस लास्ट में, केस वैल्यू 1, ब्लॉक 1 और ब्रेक। इसका मतलब है कि हमने इसके अंदर 1 के अंदर ब्लॉक 1 लिया, फिर केस वैल्यू 2 इसके अंदर ब्लॉक 2 लिया और ब्रेक, और लास्ट में डिफॉल्ट और ब्लॉक n और कर्ली ब्रेसेस बंद। मैंने आपको बताया था इसके अंदर जितनी भी हमने केस वैल्यूज लेनी है, हर ब्लॉक के बाद हमने ब्रेक कीवर्ड लगाना है। अगर ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो अगर पहला केस चलेगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा सारे चल पड़ेंगे। अगर हम ब्रेक लगा देते हैं तो एक टाइम पे एक ही केस का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इसको समझते हैं। इफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल मैचेस विद द केस वैल्यू 1 देन ब्लॉक 1 विल एग्जीक्यूट। कहते हैं अगर वेरिएबल की वैल्यू पहले केस के साथ मैच करती है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा और साथ ही ब्रेक के साथ इसमें से बाहर आ जाएगा। Otherwise, if value of variable matches with the case value 2, then block 1 will execute. Otherwise, अगर वैल्यू सेकंड वाले के साथ मैच करती है तो ब्लॉक 2 चलेगा, एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा जितने भी केस हैं। If value of variable does not matches with the any case value, then default case will selected and block n will execute. अगर वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच नहीं करती तो लास्ट में कहां पे आ जाएगा, डिफॉल्ट केस पे। इस केस में डिफॉल्ट केस चूज होगा और कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एन। अब हम स्विच स्टेटमेंट या केस लेबल्स को एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है कमेंट लाइन में प्रोग्राम टू प्रिंट डेज ऑफ ए वीक यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। तो मैंने आपको बताया कि स्विच स्टेटमेंट एक मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है कि जिसके अंदर 2 से ज्यादा केसेस हों जहाँ कंडीशंस हों, वहां पे हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। स्टूडियो और कोनियो 2 मैंने हेडर फाइल्स ली हैं। ये डेज ऑफ वीक का मतलब कि हफ्ते में कितने दिन हैं उसके बेस पे एक हमने प्रोग्राम तैयार करना है। तो वॉइड मेन फंक्शन लिए, कर्ली ब्रेस स्टार्ट की, इंट डे, एक मैंने डे नाम का वेरिएबल लिया, क्लियर स्क्रीन। प्रिंट एफ में लिया एंटर डे फ्रॉम 1 to 7। आगे स्कैन एफ में परसेंटेज डी एम% डे, डे वेरिएबल को मैंने स्कैन एफ करना है, रीड करना है। इसके अंदर वैल्यू 1 से लेकर 7 तक आ सकती है। अगर वैल्यू 1 से लेकर 7 तक आएगी फिर तो आपका रिजल्ट सही आएगा। अगर वैल्यू 1 से छोटी होगी या 7 से बड़ी होगी तो उस केस में रिजल्ट आपका सही नहीं आएगा। इसको आगे देखते हैं। स्विच और ब्रैकेट में मैंने लिया डे, डे एक वेरिएबल है जो आपने स्कैन एफ किया है। कर्ली ब्रेस स्टार्ट, एक कर्ली ब्रेस स्विच स्टेटमेंट की शुरू में यूज होगी और एक लास्ट में यूज होगी। केस 1 में मैंने लिखा है इट इज संडे और साथ में लिखा ब्रेक। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो संडे भी चलेगा और मंडे भी चलेगा, इसलिए ब्रेक लगाना जरूरी है। केस 2 में मैंने लिया है मंडे और ब्रेक। केस 3 में इट इज ट्यूसडे और ब्रेक। केस 4 में वेडनेसडे, 5 में थर्सडे, 6 में फ्राइडे, 7 में सैटरडे, ब्रेक। और लास्ट केस है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर वैल्यू आपकी 1 से छोटी है और 7 से बड़ी है तो फिर क्या चलेगा, रॉन्ग चॉइस, इसमें ब्रेक नहीं आएगा। मतलब कि मान लो आप 1 प्रेस करते हो तो डे की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर आएगा इट इज संडे। अगर आप करते हो 5 तो 5 केस कौन सा, थर्सडे, तो आंसर आएगा इट इज थर्सडे। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और रन करके देखते हैं। Alt F9 से प्रोग्राम कंपाइल होता है और कंट्रोल F9 से रन होता है। जैसे मैंने लिखा एंटर डे फ्रॉम 1 to 7, मैंने लिया 3, तो थर्ड केस कौन सा था, फर्स्ट केस में था संडे, 2 में मंडे और 3 में ट्यूसडे, तो आंसर क्या आया, ट्यूसडे। मतलब क्यों, डे की वैल्यू मैंने क्या ली है 3। दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। एंटर डे फ्रॉम 1 to 7, अब मैंने वैल्यू 9, लेकिन वैल्यू क्या कह रहा है 1 to 7। अब वैल्यू 9 आ गई है तो इस केस में डिफॉल्ट केस चलेगा और डिफॉल्ट केस में मैंने क्या लिखा है, रॉन्ग चॉइस। इसके बारे में अगर कोई आपको क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सुजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।